स्कॉटलैंड में एक वायरस को फैलते हुए देखते हैं। ये वायरस हवा से लोगों में फैल रहा था। इस वायरस का नाम रीपर था। जिस पर भी ये वायरस लगता था, पहले इस इंसान को तेज़ बुखार होता था और फिर वो बहुत सारी खून की उल्टियां करके मर जाता। स्कॉटलैंड की जो फौज थी, जो इस वायरस से बचने के लिए लोगों को आगे 30 फीट की दीवार को खड़ा कर देते हैं ताकि वो वायरस दूसरे ममालिक में ना जा सके। अब पूरे शहर में लॉकडाउन लगा दिया गया था। जिन लोगों पर यह वायरस नहीं था वो भी इस वायरस में मुब्तला होने लगे थे और इनके आसपास के दूसरे लोग भी नहीं बचे थे। इस दीवार की चारों तरफ फौजी पहरा दे रहे थे और जो कोई भी वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता तो फौजी उसे मार लेते थे। उसके बाद हम एक खातून को देखते हैं जो कि इसके पास उसकी छोटी सी बच्ची थी। वो अपनी बच्ची को लेकर हेलीकॉप्टर के पास आती है, मगर वो खातून इन्फेक्टेड नहीं थी। वो फ़ौजी से दरख्वास्त करती है कि ये बराए मेहरबानी मेरी बच्ची को अपने साथ ले जाएं। तो एक फ़ौजी उतरकर बच्ची को हेलीकॉप्टर के अंदर बिठा लेता है। तभी वहाँ पर इन्फेक्टेड लोग हेलीकॉप्टर पर हमला कर देते हैं, मगर इसी दौरान वो खातून और फ़ौजी वो दोनों मारे जाते हैं। बाकी फ़ौजी उस बच्ची को साथ लेकर चले गए थे। इसके बाद हमें स्कॉटलैंड में एक मेयर के अंदर का मंजर दिखाया जाता है, शहर का मंजर दिखाया जाता है, जहां बगैर किसी कानून की वजह से लोग एक दूसरे को मार रहे थे, क्योंकि ना तो वो लोग शहर से बाहर जा सकते थे और ना ही अपने शहर में वो महफूज थे। स्कॉटलैंड पूरी तरह से तबाह होने लगा था। इसके बाद हमें 2035 का साल दिखाया जाता है। स्कॉटलैंड में लोग जिंदा भी थे या नहीं, इसके बारे में कोई भी नहीं जानता था। सब ममालिक को यही लग रहा था कि वो वायरस सिर्फ स्कॉटलैंड में है और वो ख़त्म हो गया था। पर एक दिन अचानक से फ़ौजियों को लंदन में कुछ लोग मिलते हैं जो कि रीपर वायरस से इन्फेक्टेड थे, जिसके बाद हाई अलर्ट जारी हो जाता है और पूरे शहर में लॉकडाउन लगा दिया जाता है। लंदन के लोगों को क्वारंटीन किया जाता है। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर इस बारे में बहुत परेशान थे, यानी कि लंदन में अब स्कॉटलैंड जैसे हालात होने वाले थे। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर का ख़ास आदमी वहाँ पर आकर उनको कुछ तस्वीर दिखाता है। वो तस्वीर स्कॉटलैंड की थी और इन तस्वीरों में उनको कुछ लोगों मिलते हैं। जब स्कॉटलैंड के लोगों को जब ये लोगों ने छोड़ दिया था, तब वहाँ पर उन्होंने एक सैटेलाइट बनाई थी और इसका मतलब ये था कि वहाँ पर कुछ लोग ज़िंदा हैं, तो वहाँ पर किसी न किसी को तो इस वायरस का इलाज मिला होगा। इस इलाज को वहाँ से लाने के लिए प्राइम मिनिस्टर अपने सेक्रेटरी को एक टीम बनाने का बोलते हैं। उनको वहाँ पर जाकर डॉक्टर केन को ढूंढना होगा, क्योंकि डॉक्टर केन ही थे जिन्होंने इस वायरस का इलाज ढूंढने की कोशिश की थी और क्या पता, हो सकता है कि उनको इलाज मिल ही गया हो, मगर किसी ने भी उनको स्कॉटलैंड से बचाया नहीं था। हो सकता है कि वो इस इलाज से अभी भी ज़िंदा हों। अब प्राइम मिनिस्टर का सेक्रेटरी एक टीम तैयार करता है। इस टीम को लीडर ईडन थी। ईडन वही लड़की होती है जिसको आर्मी वालों ने हेलीकॉप्टर में बचाया था। ईडन आर्मी के बेस में आती है और वहाँ पर अपने टीम मेंबर्स से मिलती है। इसके टीम मेंबर्स में सार्जेंट, डॉक्टर और कुछ फ़ौजी थे और 2 टैंक्स में बैठते हैं और स्कॉटलैंड की तरफ निकल जाते हैं। उन्होंने डॉक्टर केन के लैब में जाना था। उन्हें रास्ते में कोई इंसान भी नज़र नहीं आता, मगर वहाँ उनको जानवर नज़र आते हैं। इसके बाद उनको डॉक्टर केन का लैब मिल जाता है। अब 2 फौजी बाहर रुकते हैं और बाकी लैब के अंदर जाते हैं। टैंक के बाहर एक लड़की बिल्कुल खामोश खड़ी थी। तभी इस लड़की को देखकर फौजी इसके पास जाता है। जैसे ही वो इसके पास जाता है वो बेहोश हो जाती है। वो फौजी इस लड़की को उठाकर टैंक में ले जाता है और अपने बाकी मेंबर्स को इसके बारे में बताता है। उनको लैब में कुछ भी नहीं मिलता। अब जब सब लोग वहाँ से वापस आ रहे थे, तभी अचानक से कुछ लोग आते हैं, इन पर हमला कर देते हैं, उनको मार रहे थे। वहाँ पर फौजी लड़ाई हो जाती है, मगर वो लोग ख़तरनाक और ज़्यादा थे कि फ़ौजी उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। इधर टैंक भी जो बेहोश लड़की पड़ी थी, वो जब होश में आती है तो सभी फ़ौजियों को मार देती है। आखिर में ईडन और डॉक्टर को उन्होंने पकड़ लिया था। उन लोगों को देखकर अजीब सा महसूस हो रहा था। ये सब लोग कैनिबल्स थे। ये अपने जैसे किसी कबीले के लोग अलग अलग रहते थे, मगर बहुत ख़तरनाक थे। तो इन लोगों के बारे में हमें बताया जाता है, जब क्वारंटीन होने के बाद इन लोगों का खाना ख़त्म हो गया था तो ये लोग एक दूसरे को खाने लगे और फिर इनके बच्चे भी इनकी तरह कैनिबल्स बन गए। हमें ये पता चलता है कि इनके बच्चे भी इनकी तरह कैनिबल्स बन गए। हमें यहीं पर इनका सबका एक लीडर भी होता है। उसको डॉक्टर केन ने बताया था कि बाहर की दुनिया ख़त्म हो चुकी है, मगर इसको यकीन नहीं था कि बाहर बहुत बड़ी दुनिया है। उसने जब ईडन को देखा तो वो कहता है कि मैं अब अपने साथियों को भी ये बताऊंगा कि बाहर बहुत बड़ी दुनिया है।
اس نے بعد میں ان کا لیڈر ایڈن کے ساتھ جو ڈاکٹر تھا اس کو جلا دیتے ہیں اور پھر اس کو کھانے لگتے ہیں۔ دوسری طرف ایڈن کو کوئی آدمی کھانا دینے آتا ہے، تبھی ایڈن اس کو اپنی باتوں میں لگا کر اس سے چابی لے لیتی ہے اور خود وہاں سے آزاد ہو جاتی ہے۔ وہ گارڈز کو مارنے کے بعد آگے بڑھتی ہے، تبھی راستے میں وہ ایک اور قیدی لڑکی کو دیکھتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ تم مجھے یہاں سے چھڑواؤ، میں تمہیں ڈاکٹر کین تک لے کر جاؤں گی۔ اب جب وہ لڑکی کو چھڑا رہی تھی تبھی وہاں پر اسی لیڈر کی دوست آ جاتی ہے اور وہ آ کر ایڈن پر حملہ کرتی ہے۔ ایڈن اس کے ساتھ لڑائی کرنے کے بعد اس کا گلا کاٹ کر اسے مار دیتی ہے۔ آخر کار اس نے لڑکی کو آزاد کروا لیا تھا۔ وہ وہاں سے اپنے کچھ سامان لیتے ہیں اور دونوں بھاگ جاتی ہیں۔ ایڈن اپنے بلوٹوتھ کے ذریعے سے اپنے ساتھیوں کو پاس والے اسٹیشن پر بلاتی ہے۔ ادھر ان لوگوں کے لیڈر کو یہ پتہ لگ گیا تھا کہ اس کی دوست کو ایڈن نے مار دیا ہے اور خود بھی یہاں سے بھاگ گئی ہے۔ یہ اپنے لوگوں کو لیتا ہے اور ان کے پیچھے جاتا ہے۔ ان کو راستے میں ایڈن کے ساتھی بھی مل جاتے ہیں جن کو ایڈن نے بلایا تھا۔ ادھر ایڈن اسٹیشن پر پہنچ گئی تھی، اس کے ساتھ جو قیدی لڑکی تھی اس کو اپنا ساتھی ملتا ہے۔ وہ جلدی سے اپنے ساتھی کو بلاتی ہے اور اس کو کہتی کہ ٹرین چلاؤ۔ وہ دونوں ساتھ ہی بھاگتے ہوئے ایڈن کی ٹرین تک آ گئے تھے، مگر ابھی بھی ان کا ڈاکٹر بہت پیچھے تھا۔ ایڈن باہر آ جاتی ہے اور وہاں پر کینیبلز کو مارنے لگتی ہے، آخر میں خود بھی بچ جاتی ہے اور ٹرین میں آ جاتی ہے۔ ایڈن اور اس کے ساتھی بچ کر نکل گئے تھے۔ راستے میں ایک قیدی لڑکی اپنی کہانی ایڈن کو سناتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ جو کینیبلز کا لیڈر تھا میں اس کی بہن ہوں اور ہمارے والد کوئی اور نہیں بلکہ ڈاکٹر کین ہے۔ ڈاکٹر کین ہم سب کو اپنی ہرسی مرضی کے مطابق رکھنا چاہتے ہیں، مگر میرا بھائی جو کینیبلز کا لیڈر بن گیا تھا اس کا نام سول تھا، وہ بھاگ گیا اور اس نے الگ سے اپنی فوج بنائی۔ اس نے اب اتنی زیادہ خطرناک فوج بنائی کہ ان لوگوں کو رحم بھی نہیں آتا۔ اور دوسری طرف وائرس لندن میں دن بدن پھیل رہا تھا۔ وہاں لندن میں سب لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ وہاں پر سبھی نکلنے کی تیاری کر رہے تھے، تبھی کچھ انفیکٹڈ لوگ پرائم منسٹر کی عمارت میں حملہ کر دیتے ہیں۔ جب ان لوگوں کو مارا جاتا ہے تبھی ایک انفیکٹڈ آدمی کا خون پرائم منسٹر پر گر جاتا ہے۔ وہ بھی انفیکٹڈ ہو گئے تھے، اس لیے وہ سب کو خود سے الگ کر دیتے ہیں اور وہ خود کو شوٹ کر لیتے ہیں اور مر جاتے ہیں، کیونکہ انہیں یہ معلوم تھا کہ اگر وہ زندہ رہے تو ساری ٹیم ان کو بچانے میں لگ جائے گی۔ پرائم منسٹر کے مرنے کے بعد ان کا خاص آدمی ان کی جگہ لیتا ہے۔ ایڈن اور اس کے ساتھی بھی جنگل سے گزرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، تبھی کچھ سپاہی وہاں پر آ جاتے ہیں جو گھوڑوں پر تھے اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ بہت ہی پرانے زمانے سے ہوں۔ وہ لوگ ان لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں اور ایک پرانے قلعے میں لے جاتے ہیں۔ یہاں کا لیڈر کوئی اور نہیں بلکہ ڈاکٹر کین تھا، جس نے وہاں کے سبھی لوگوں کو اپنا غلام بنا لیا تھا اور سبھی لوگوں کو پرانے زمانے کی طرح رہنے کا بولا ہوا تھا۔ سب کو کین کے پاس لایا جاتا ہے، جہاں پر ایڈن اس کو آنے کی وجہ بتاتی ہے کہ لندن میں بھی ریپر وائرس پھیلنے لگا ہے، اور جب پتہ لگتا ہے کہ اسکاٹ لینڈ میں لوگ زندہ ہیں اور ان کو علاج مل گیا ہے تو وہ یہاں پر علاج لینے آئی ہے۔ ڈاکٹر کین کہتا ہے کہ مجھے پتہ تھا کہ ہم لوگوں پر نظر رکھی جائے گی، اس لیے میں نے اپنا قلعہ بنایا۔ مرے ہوئے لوگ میرے لوگ یہاں پر سکون سے زندہ رہ رہے ہیں۔ تم لوگوں کو واپس نہیں آنا چاہیے تھا کیونکہ تمہاری گورنمنٹ نے تمہیں یہاں پر مرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ ایڈن کو ڈاکٹر کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ ایک ڈاکٹر ہیں اور آپ کا کام ہے کہ مریضوں کی جان بچائیں، آپ ہمیں علاج بتا دیں، ہم یہاں دوبارہ نہیں آئیں گے۔ تو کین ہنس کر کہتا ہے کہ میرے پاس کوئی بھی علاج نہیں ہے، یہاں کے لوگوں نے خود سے اپنی امیونٹی کو مضبوط کیا ہے، اب وہ وائرس ہمارے پر کچھ اثر نہیں کرتا اور ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اب وہ لوگ ان کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ اسی رات ڈاکٹر کین اس ایڈن کے پاس آتا ہے اور اس سے باہر کی دنیا کا پوچھتا ہے، تو ایڈن بتاتی ہے کہ دنیا بالکل ویسے ہی ہے جیسے پہلے آپ نے دیکھی تھی، تو مگر وہاں یہاں کے وقت سے تھوڑا سا آگے ہے۔ اب ان کو اگلے دن پر پرانے طریقے سے سزا دی جاتی ہے، جس میں اگر ایڈن ان کے واریر کو ہرا دے گی تو اس کے باقی ساتھیوں کی جان کو بخش دیا جائے گا۔ ایڈن باہر اس واریر سے ہار رہی تھی، جبکہ اندر سے ایڈن کے ساتھی کچھ سپاہیوں کو مار دیتے ہیں اور اپنا سامان لے کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ قلعے میں ہم بم لگا کر اس کو بلاسٹ کر دیتے ہیں اور وہاں سے کچھ گھوڑوں پر بیٹھ کر ایڈن کو بھی اپنے ساتھ لے لیتے ہیں۔ وہ گھوڑوں پر بیٹھ کر آگے آتے ہیں، تبھی راستے میں ان کو آرمی کا ایک بنکر نظر آتا ہے۔ وہ اس بنکر میں جا کر وہاں کے دروازے کو بند کر دیتے ہیں تاکہ وہ کین کے سپاہی ان تک نہ پہنچ سکیں۔ ایڈن کو اس بنکر میں کچھ
स्पोर्ट कार और कुछ सैटेलाइट फ़ोन मिलते हैं। इस गाड़ी को पेट्रोल से भर देते हैं। तभी ईडन का साथी बाहर का दरवाज़ा खोलने आ ही रहा था तो फ़ौरन से वहाँ पर उसको केन के सिपाही मार देते हैं। उसके बाद वो वहाँ पर उस कैदी लड़की और इसके दोस्त को लेकर वहाँ से भाग जाती है। तभी रास्ते में वो अपने प्राइम मिनिस्टर को भी कॉल करती है और अपनी जगह बताती है। वही आदमी जो अब प्राइम मिनिस्टर की जगह पर था, तभी अचानक से सोल और उसके साथी ईडन की गाड़ी पर हमला कर देते हैं और गाड़ी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। सोल गाड़ी में आकर ईडन को मारने लगता है, मगर ईडन उसे दिखा देती है और अपनी कार से बाहर निकाल रही थी और सोल दोबारा से उसकी कार पर आ जाता है और हमला करता है। और रास्ते में ईडन को एक बस खड़ी हुई मिलती है जिसमें वो अपनी गाड़ी को मारती है और एक बस और बहुत बड़ा धमाका होता है। इस धमाके में सोल का सर कट कर अलग हो जाता है। सोल के आदमियों ने भी उनका पीछा छोड़ दिया था। इसके बाद वो आदमी आ जाता है जो प्राइम मिनिस्टर की जगह पर था। ईडन कैदी लड़की और उसकी दोस्त को दिखाती है और कहती है कि इन दोनों के खून से हम इलाज बना सकते हैं जिसमें थोड़ा वक्त लगेगा। अब वो आदमी भी ईडन को बताता है कि जितना ज़्यादा वो वायरस दुनिया में फैलेगा उतना ज़्यादा ही इस इलाज की ज़रूरत होगी और लोग इसके लिए पैसे खर्च करेंगे। ईडन को इस आदमी के इरादे गलत लग रहे थे, इसलिए उसने पहले ही छुपा हुआ कैमरा ऑन कर लिया था। ईडन अब इनके साथ जाने के लिए मना कर देती है क्योंकि उसको कहीं न कहीं डॉक्टर केन की बात में सच्चाई नज़र आ रही थी कि गवर्नमेंट सिर्फ इतना फ़ायदा अपना फ़ायदा देखती है। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। वो अपनी माँ का घर ढूंढने लगती है और घर आ जाती है। वो तस्वीर को देख कर रोती है। तभी वहाँ पर वो सेक्रेटरी आ जाता है। ईडन उसको रिकॉर्डिंग किया हुआ मेमोरी कार्ड दे देती है। वो सेक्रेटरी बाहर आकर माइकल के इरादों को पब्लिक कर देता है जिसको प्राइम मिनिस्टर की जगह दी गई थी। इधर ईडन इस कैनिबल्स के लीडर का सर लेकर उनके पास आ जाती है और इसकी गर्दन उन लोगों के सामने फेंकती है और इसको खाने का बोलती है। ईडन की बहादुरी को देखकर सब लोग उसको अपना लीडर मान लेते हैं और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।